नैनीताल ट्रैकिंग पर 9 ट्रैकर्स की मौत, 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाया गया। 5 ट्रैकर्स के शव भी मिले। 4 शवों को ढूंढने के लिए अभियान जारी। नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी मैक्स, चालक समेत 6 की मौत और 4 घायल। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ाई गई संख्या, 1500 की जगह हर रोज 2000 यात्री करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार, अब हार की जल्द समीक्षा करेगी पार्टी, हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में 44 प्रत्याशियों की जमानत जब्त, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय बॉबी पवार के अलावा कोई भी प्रत्याशी नहीं बचा पाया जमानत। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां नैनीताल के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा के पतलूट सड़क मार्ग में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची खनस्यू पुलिस ने खाई में उतरकर रेस्क्यू शुरू कर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी से पुड़पुड़ी जा रही मैक्स, जिसमें करीब 10 लोग सवार थे, शाम के समय ओखलकांडा के पतलूट में अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में सवार 10 लोगों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कांतापाल जुड़े हुए हैं। कांतापाल, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि मैक्स में 10 लोग सवार थे, जो कि खाई में मैक्स जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, रेस्क्यू कार्य किया गया है, 5 अन्य घायलों की स्थिति कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी से ये गाड़ी चली थी मैक्स, जिसमें 10 लोग इसमें सवार थे, जो पुटपुड़ी जा रही थी, खनस्यू जा रही थी। तभी झड़गांव के पास अनियंत्रित होकर ये 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कि 5 लोग जो थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जो अन्य लोग हैं घायल, उनको नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद उन्हें हायर सेंटर भेज दिया कि क्योंकि वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें हायर सेंटर भेजा गया, जिसमें कि जो चालक था उसके हायर सेंटर भेजने के दौरान यहाँ पे जो रास्ते में है मौत हो गई। तो लगभग इसमें अब 6 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पे हुई है, जबकि जो घायल हैं उनका जी हल्द्वानी में इलाज चल रहा है, और जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस यहाँ पे कर रही है। ये सभी जो थे पुटपुड़ी और भद्रकोट के रहने वाले यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष है जो उनकी मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि जो मैक्स है वो खाई में जा गिरी, वजह क्या थी? क्या ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले भी यहाँ पे एक हादसा हो चुका है, जिसमें कि 10 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई, क्योंकि सड़क जो है बिल्कुल सकरी सड़क है और वहाँ पे जो रेता बजरी गिरे रहता है और पत्थर वगैरह गिरे रहते हैं, तो उसके चलते अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है गहरी खाई में जा गिरी। जी बिल्कुल। और क्या अभी फिलहाल देखा जाए तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या परिजनों को सूचना दी गई है मृतकों के? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात परिजनों की जाए तो ये उसी क्षेत्र में हादसा हुआ है जहाँ के रहने वाले हैं, पुटपुड़ी जी और भद्रकोट के लोग रहने वाले थे। उस क्षेत्र में हादसा हुआ है, तो तुरंत वहाँ पे मौके पर जो थे उनके परिजन पहुंच चुके थे, और जो मृतक हैं अब उनकी जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव जो है वो परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नैनीताल में हादसा हुआ है, जहां पर एक मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसके बाद करीब 6 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जिनमें 3 महिलाएं 3 पुरुष शामिल हैं। 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही खबर आपको उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकरों की हुई मौत, 13 की बची जान। 13 लोगों की बची जान।
11 ट्रैकरों को एयरलिफ्ट कर ले गई रेस्क्यू टीम। 2 ट्रैकरों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। 11 ट्रैकरों को एयरलिफ्ट कर ले गई रेस्क्यू टीम। 2 ट्रैकरों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। कर्नाटक महाराष्ट्र से 22 ट्रैकर्स का दल फंसा था। मौसम खराब होने के चलते रास्ता भटक गए थे ट्रैकर्स। खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकरों की हुई मौत, 13 की बची जान। 11 ट्रैकरों को एयरलिफ्ट कर ले गई रेस्क्यू टीम। 2 ट्रैकरों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। 11 ट्रैकरों को एयरलिफ्ट कर ले गई रेस्क्यू टीम। 2 ट्रैकरों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। कर्नाटक महाराष्ट्र से 22 लोगों की टीम थी शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल रावत जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से खबर मिल रही है कि करीब 22 ट्रैकर थे जो कि ट्रैक पर निकले थे, इनमें से कई की मौत हो गई है। फिलहाल कई लोगों को बचाया भी गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए अनिल। जी बिल्कुल, बता दूं उत्तरकाशी की एक बिल्कुल दुखद घटना है। इसमें जो है 22 जो है ट्रैकर जो है उत्तरकाशी आए थे। ये बिल्कुल जो है गंगोत्री से लगा हुआ जो हर्सिल है उसमें जो है एक बुग्याल है, बुग्याल के लिए लोग गए थे 29 मई को। लेकिन इसमें जो है बात करें, जो बात सामने आ रही है, इसमें जो 9 लोगों की बिल्कुल जो है मौत हो गई और जो बाकी 13 लोग हैं उनकी जान बचाई गई है। जी बिल्कुल, और जानकारी अभी मिल रही है कि 11 ट्रैकरों को एयरलिफ्ट करके रेस्क्यू टीम ले गई है और बाकी 2 ट्रैकरों को वन विभाग की टीम ले गई है। ऐसा किन वजहों से किया गया है? जी बिल्कुल, बात करें जो है 11 जो ट्रैकर है इन लोगों को जो है एयरलिफ्ट कराया गया। कहीं ना कहीं जो है जो सेना के जो है जवान है उनके द्वारा एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें या फिर वन विभाग जो है बिल्कुल जिला प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम जो है रेस्क्यू अभियान में ये लोग जो लगे हैं। इन लोगों को जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं सुरक्षित भी 11 लोगों को ले गया। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल जो बाकी के ट्रैकर थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर उत्तरकाशी से आपको बता देते हैं, जहां पर करीब 22 ट्रैकरों की जो टीम है वो ट्रैक करने के लिए निकली थी। खराब मौसम के चलते उनके कई साथियों की मौत की बात भी सामने आ रही है। करीब 9 ट्रैकरों की मौत हुई है, तो वहीं 13 ट्रैकरों की जान जो है वो बचा ली गई है। रेस्क्यू कर इन 13 ट्रैकरों की जान बचाई गई है। खबर देहरादून से बताते हैं, जहां पर पहाड़ी जिलों में आज हुई बारिश, ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पहाड़ी जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। खबर आपको बता दें, जहां पर पहाड़ी जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान। राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पहाड़ी जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पहाड़ी जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद पहाड़ों में मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है और पहाड़ों में मौसम बदलने का जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी जताया जा रहा है
और अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो भीषण गर्मी के बाद अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, तपती गर्मी से दून वासियों को और इसके अलावा तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं उन्हें कल देर शाम काफी राहत देखने को मिली, जब तेज रफ्तार के साथ बारिश है वो हुई है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में अच्छी बारिश जो है वो कल देर शाम देखने को मिली है। इसके अलावा आने वाले समय में भी मौसम में इसी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि प्रदेश के जो पहाड़ी जनपद है यहाँ पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। आज चूंकि चार धाम यात्रा चल रही है और जो पहाड़ की यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस समय ये बरसात चल रही हो विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ऐसे में लोगों को यात्रा से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि किसी सुरक्षित स्थान पर वह खड़े रहें और जिस समय आंधी तूफान और बारिश थम जाए उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू करें। इस तरीके की सलाह मौसम विभाग ने तमाम जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु हैं, चाहे फिर वो पहाड़ों की यात्रा करने वाले लोग हैं, इन सभी के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। बाकी आने वाले जो 2 से 3 दिन हैं वो इसी तरीके का मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी और कल देर शाम जिस तरीके से बारिश देखने को मिली है अवंतिका, इसकी वजह से राजधानी देहरादून समेत तमाम जो अन्य जनपद हैं जो कि भीषण गर्मी की वजह से तप रहे थे, उसमें काफी हद तक जो है वो सुधार देखने को मिला है। और जो तापमान है वो अन्य दिनों के मुकाबले आज फिर भी काफी हद तक कम है। करीबन 4 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली है। कल देर शाम जिस तरीके से वर्षा हुई है और हीट वेव का भी जो खतरा था वो फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही थी उसके बाद मौसम विभाग ने पहाड़ों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राजधानी देहरादून में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पहाड़ी जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी देहरादून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट किया गया जारी। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। निर्वाचन आयोग किसी भी दिन चुनाव की घोषणा करेगा। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। राजनीतिक पार्टियां जल्द प्रत्याशियों के नाम करेंगी तय। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। निर्वाचन आयोग किसी भी दिन चुनाव की घोषणा करेगा। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। राजनीतिक पार्टियां जल्द ही प्रत्याशियों के नाम करेंगी तय। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। निर्वाचन आयोग किसी भी दिन चुनाव की करेगा घोषणा। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव।
उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। राजनीतिक पार्टियां जल्द प्रत्याशियों के नाम करेंगी तय। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अब जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि जल्द ही इसकी एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी और प्रदेश के सभी प्रभारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद हार की समीक्षा की जाएगी और साथ ही कांग्रेस प्रभारी के आदेश के अनुसार जरूरत पड़ी तो बैठक भी बुलाई जा सकती है। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई है। प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। करेंगे। अभी सब से बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके की टेबुलेशन इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीज़ें आई हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करा है और प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में लगातार तीसरी बार जीते हैं। भाजपा प्रत्याशियों ने माना है कि देश में मोदी मैजिक तो वहीं राज्य में धामी मैजिक चल रहा है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी भाजपा की पहले जैसी चमक देखने को नहीं मिली। मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार उत्तराखंड में कुल 56.79% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को राज्य में 61.66% वोट पड़े थे। ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई। इसके साथ ही भाजपा का राज्य की 5 लोकसभा सीटों को इस बार 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य को किसी भी सीट पर हासिल नहीं कर पाई है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस प्रदेश की 5 सीटों में तीसरी बार मिली हार के बाद अब समीक्षा में जुट गई है। इसके साथ ही कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम अलग होते। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन एक रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही हाईकमान को भेजेगा। देखिए यह रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां देश भर में मजबूत हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में विपक्षी एकता पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप कर सभी को चौंका दिया, जबकि कांग्रेस प्रदेश की 5 सीटों में लगातार तीसरी बार हार से सामना कर रही है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस समीक्षा में जुट गई है। इसके साथ ही कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम शायद अलग होते। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन एक रिपोर्ट तैयार कर जल्द हाईकमान को भेजी जाएगी। मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और हो गए। जो भ्रष्टाचार की नीति है, जो देश को लूटने और खसोटने की नीति रही है, उसके खिलाफ आम जनता ने, पूरे देश की जनता ने वोट दिया है। और उत्तराखंड में विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश के विकास की जो नीति बनाई है और यहाँ पे जो नियम और कायदे, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगार युवाओं के साथ जो अन्याय लगातार हो रहे थे, और चाहे बाहरी राज्यों के जो अराजक तत्व उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से भूमि पे कब्जा कर रहे थे, यहाँ पर आकर के हमारे देवभूमि की संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर जो नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगाया है, उसको लेकर के आम जनता के अंदर मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उस पर भी हम 5 स्टेट प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं।
आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत और यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पार्टी को अन्य विकल्प चुनावी मैदान में उतारने पड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर कांग्रेस को प्रदेश की सभी 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप से काफी उत्साहित है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 जैसी चमक देखने को नहीं मिली। मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में कुल 56.79% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को राज्य में 61.66% वोट मिले थे। ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई है। पहली बात तो बता दूं कि विधानसभा की तुलना में हमारा बहुत प्रतिशत बढ़ा है। पिछली बार की लोकसभा के दृष्टिकोण से अब चर्चा करेंगे तो मत प्रतिशत ही कम हुआ हो तो मत ज्यादा कैसे पड़ेगा। मत प्रतिशत की तुलना में अगर आप तय करेंगे तो हमको कांग्रेस से काफी ज्यादा मत उन विधानसभा के अंदर पड़ा है। पूरे देश के अंदर जो है मोदी जी और अमित शाह जी के अहंकार की हार हुई है और उत्तराखंड में भी आप देखिए जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा को जीतने का वादा किया था, घोषणा की थी, उससे बहुत पीछे रहे हैं और हमने जो है पिछली बार के उनके जीत के अंतर को बहुत ज़्यादा कम करने का जो है काम किया है, लेकिन हमारी भी हार हुई है। हम तीसरी बार जो है 5 लोकसभा सीटें नहीं जीत सके, तो इस कारणों को भी हम तलाश करने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद प्रत्याशियों को मेरी अग्रिम बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल ये उम्मीद करेगा कि वो जनहित पर उत्तराखंड की आवाज़ संसद में पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ सभी को बधाई। आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, तो मेरा मानना है ये चुनाव जो है पूंजीपतियों का मोदी के नाम से लड़ा गया और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। हम इस चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर गए थे। हमारे कुछ सवाल थे जो यक्ष प्रश्न आज भी बने हैं कि बेटी अंकिता की हत्या हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, पहाड़ खाली हो गए हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सेना का मनोबल गिरता है जब सीमाओं में जनमानस नहीं दिखता। ऐसे में इसको हमने मुद्दा बनाया, बावजूद इसके जनता ने वोट हमको नहीं दिया। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस अब हार की समीक्षा के साथ ही वरिष्ठ नेताओं के चुनाव न लड़ने को हार की बड़ी वजह बता रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। आखिर क्या वजह है कि भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकर की मौत हुई। सभी शवों को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आज सुबह हर्षिल से वायुसेना के 2 चॉपर ने उड़ान भरी और लापता 4 शवों को रेस्क्यू कर नटीन हेलीपैड पहुंचाया, जहां से चारों शवों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद इन शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जनपद में जिस तरह से 9 ट्रैकर की मौत हुई है, उससे जनपद की ट्रैकिंग इमरजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इस तरह की लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? शाम तक हो गया मैसेज भेजने में, फिर भी सुबह काम बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। वी आर ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी विद द हेल्प एंड अरेंजमेंट्स provided by the administration here. We are very grateful to them. We will be thankful to them forever. गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने तो हमें इतना हेल्प किया, टाइमली SDRF को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इनके लिए, इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया।
इससे बड़ा क्या कर सकते, कोई क्या कर सकते हैं। थैंक यू। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का